हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लेके आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोरियन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है वॉचिंग। मूवी सच में काफी थ्रिलिंग है। इसके ट्विस्ट और टर्न्स आपको पूरी मूवी में एज पर रखेंगे। मतलब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और एंड को तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो एंड जानने के लिए इस एक्सप्लेनेशन को आखिर तक जरूर सुनना। यू विल बी शॉक्ड। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट से होती है जहाँ यंगू अपनी जूनियर मिनीसी के साथ आती है और ये सब कोई कैमरा से देख रहा था, पर उस इंसान को हम अभी देख नहीं पाते। अब गाड़ी पार्क करते ही मिनीसी वहां से सीधा ऑफिस जाने लगती है। यंगू उसे आवाज लगा रही थी, पर हेडफोन्स के कारण वो उसकी आवाज सुन नहीं पाती। तो यंगू अकेले ही सारा सामान लेकर ऊपर जाने लगी, पर उसके हाथों से कुछ चीजें गिर गई। पर तभी वहां पार्किंग लॉट का सिक्योरिटी गार्ड जूनो आकर उसे सामान उठाने में मदद करता है। वो यंगू से पहली बार मिल रहा था, पर फिर भी जूनो उससे बहुत सारी बातें करने लगा। वो कहता है कि वो ओनली चाइल्ड है, पर हमेशा से उसे एक बड़ी बहन चाहिए थी। अगर उसकी बड़ी बहन होती तो वो उसे नूना बुलाता। वो यांगू से पूछता है कि अगर वो उसे आज से नूना बुलाए तो उसे चलेगा। यांगू को भी ये सब सुनकर अच्छा लगता है। लिफ्ट में जाने के बाद भी जूनो की बातें खत्म नहीं हो रही थी, तो यांगू उसे बीच में ही रोक कर ऑफिस जाती है। क्यूबिकल पहुंचकर वो देखती है कि मिनीसी अपने जगह पे नहीं थी। फिर यांगू अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका बॉस आकर उसे एक नया टास्क देता है और उसे वो टास्क वीकेंड तक खत्म करना था। यांगू कहती है कि ये टास्क तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करना था, तो इतने जल्दी क्यों चाहिए। जिस पर बॉस कहता है कि माना ये क्रिसमस का वीक है, पर अगर यांगू के लिए क्रिसमस काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो उसे बता दे। वो मैनेजमेंट को बता देगा कि यांगू से ये काम नहीं होगा। आखिर में उसे अपने बॉस की बात माननी पड़ती है। अब वो अपनी बेटी को देख रही थी। उसे अपनी बेटी के साथ क्रिसमस की शॉपिंग करनी थी, पर इस काम की वजह से अब उसे लेट तक ऑफिस में रुकना पड़ेगा। अगले सीन में सब ऑफिस से जा चुके थे और यांगू अपना काम कर रही थी। इतने में वहां बॉस आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, तो उसे अवॉइड करने वो कैफेटेरिया चली गई, पर बॉस वहां भी आ गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यांगू किसी तरह से वहां से भाग निकली। पार्किंग के यहाँ वो फिर से जूनो से मिलती है। यहाँ जूनो उसकी तारीफ करता है कि उसने यांगू से ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडी नहीं देखी। वो हमेशा ओवर टाइम करती है। यांगू उससे पूछती है कि क्या वो उसे कैफेटेरिया की रिकॉर्डिंग दिखा सकता है, जिस पर वो तुरंत हाँ कह देता है। पर जूनो को जानना था कि बात क्या है, तो यांगू टॉपिक चेंज करके उसे ड्रिंक देकर कहती है कि वो भी मेहनत करता है, इससे उसे अच्छा लगेगा। जूनो को उसका जेस्चर काफी अच्छा लगता है, पर यांगू उससे ज्यादा बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। अगले दिन यांगू अपने बेटी के पसंद का रैबिट केक बुक करके और ऑफिस के लोगों के लिए स्वीट लेकर ऑफिस आती है। पार्किंग लॉट में बॉस और जूनो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो यांगू उन्हें अवॉइड करके वहां से चली जाती है। अब यांगू लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी। लिफ्ट खुलती है, उसमें बॉस था। ना चाहते हुए भी वो लिफ्ट में चली गई। बॉस उसे कहता है कि उसे वो टास्क आज ही खत्म करना होगा। यांगू उसे कहती है कि पहले वो उसे कल के लिए सॉरी कहे, वरना वो ये सारी बात हायर मैनेजमेंट तक ले जाएगी। जिस पर बॉस कहता है कि उसे जो चाहे वो करे, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये क्रिसमस उसका अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस रहेगा। अब सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है। मिनीसे ने उसे दिया हुआ टास्क अभी तक खत्म नहीं किया था और उसका टाइम पास अभी भी चल रहा था, तो यांगू उसे कहती है कि उसे ओवर टाइम करके आज ही वो टास्क खत्म करना होगा। अगले सीन में मिनीसी ब्रेक लेने स्टेयर्स के यहाँ आई थी। हम देखते हैं वहाँ भी जूनो और बॉस एक दूसरे से बात कर रहे थे। इतने में मिनीसे का फोन रिंग होता है, तो उसे देख वो लोग वहां से गायब हो गए। अब ये लोग मिलकर क्या बात कर रहे थे इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर हम मिनीसी को देखते हैं जो यांगू और बॉस के बारे में अपने एक कलीग के साथ गॉसिप कर रही थी, और ये सब कोई कैमरा से देख और सुन रहा था और यांगू पर भी कोई कंटिन्यूअसली नजर रखे हुए था। अब रात हो गई थी। ऑफिस में सिर्फ वो दोनों ओवर टाइम कर रहे थे। यांगू को मिनीसी के लिए बुरा लग रहा था, तो यांगू कहती है कि मिनीसी घर चली जाए, वो अकेले ही संभाल लेगी। इससे मिनीसी बहुत खुश होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूनो पूरे पार्किंग के कैमरास को एक स्पेसिफिक एंगल में सेट कर रहा था। फिर वो सारे दरवाजों को लॉक कर देता है। अब सीन यांगू पर शिफ्ट होता है, जो अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। अचानक पार्किंग की लाइट चली गई। वो मोबाइल के टॉर्च की मदद से अपनी गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी के हैंडल को छूते ही उसे शॉक लगा और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब वो जूनो के ऑफिस में थी। वो अपने कपड़े देखती है जो अभी बदल चुके थे। जूनो कहता है कि उसके कपड़े भीग गए थे, इसलिए उसने वो बदले। पर यांगू परेशान न हो, उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। पर यांगू इन कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये सब से यांगू बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो वो वहां से निकलने लगी। उसे अपनी कार की चाबी नहीं मिल रही थी। जूनो उसे वो दे देता है।
वो यांगू को बताता है कि उसके कार की यह इलेक्ट्रिक वायर थी और वही पानी भी लीक हुआ था। इसके कारण उसे शॉक लगा, पर अभी उसने वो सारा पानी साफ कर दिया है, तो अभी कोई खतरा नहीं है। यांगू को अपने शूज नहीं मिल रहे थे, पर उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना था, तो वो वैसे ही गाड़ी तक पहुंची, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जूनो उसके पास आकर कहता है कि उसे पता था कि शॉक के कारण वो गाड़ी अब स्टार्ट नहीं होगी, तो उसने टो ट्रक बुलाया है, पर फेस्टिवल होने के कारण उसे आने में देर हो सकती है। तब तक यांगू उसके ऑफिस में वेट करे। यांगू बिना शूज के ही चली आई थी, तो जूनो उसके लिए उसके ड्रेस से मैचिंग शूज लाया था। जूनो की बातों से अब उसे अजीब लग रहा था, पर वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कैमरा से कोई उन पर नजर रख रहा था। अब ऑफिस में जूनो यांगू को डिनर सर्व करता है। उसने एकदम डेट जैसा सेटअप किया हुआ था, तो यांगू उससे पूछती है कि क्या कोई और भी वहां आने वाला था, जिस पर वो कहता है कि वो अक्सर 2 लोगों का खाना लाता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि कोई और भी उसके साथ है, फिर उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। अब डेजर्ट को देखकर यांगू हैरान हो गई थी, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही रैबिट केक था जो उसने अपनी बेटी के लिए बुक किया था। अब वो जूनो को उन कपड़ों और शूज के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो ये अपने होने वाले गर्लफ्रेंड के लिए लाया है। अब उसकी ऐसी बातों से यांगू को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। फिर जूनो उसके साथ सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बहुत टाइम के बाद वो किसी के साथ फेस्टिवल मना रहा था, तो उसे इस पल को कैप्चर करना था। अब उसका दिल रखने के लिए यांगू भी मान जाती है, पर सेल्फी लेते वक्त वो यांगू के नेक पर हाथ रख देता है, जिससे यांगू गुस्सा हो जाती है। उसे अब जल्द से जल्द वहां से निकलना था, तो वो टैक्सी बुक करके वहां से निकलने लगती है। जूनो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं मानती। अब यांगू मेन डोर तक पहुंच चुकी थी, पर जूनो ने तो सारे डोर्स को पहले ही लॉक कर दिया था। तो वो फिर से सिक्योरिटी ऑफिस आती है, पर अब जूनो वहां नहीं था। वो दरवाजे की चाबी ढूंढ रही थी। वही दूसरी तरफ जूनो सारे दरवाजों को फिर से चेक करके उन्हें जंजीरों से बंद कर रहा था। यांगू को चाबी मिल गई थी। वो एक बॉक्स से टकराती है। उस बॉक्स में सारी उसी की चीजें थी जो जूनू ने संभाल के रखी थी। ये सब देखकर वो डर कर वहां से भागने वाली थी, पर तभी उसका हाथ लगकर वहां का एक मॉनिटर ऑन हो गया। उसमें उसके घर की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। इससे तो उसके होश ही उड़ गए। वो पुलिस को कॉल कर रही थी, पर कॉल नहीं लगता और टेलीफोन की वायर भी जूनो ने काट दी थी। इससे पहले कि वो वहां से भागे, जूनो वहां आ गया। यांगू कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे, जिस पर जूनो कहता है कि उसने तो सब कुछ देख लिया, पर वो उसे गलत ना समझे। वो ये सब उसी के लिए कर रहा है। वो यांगू से बहुत प्यार करता है, तो उसके बारे में जानने के लिए ही उसने ये सब किया। यांगू वहां से जाने लगती है, पर जूनो उसे रोकता है। वो कह रहा था कि वो समझती क्यों नहीं, उसे यांगू के साथ वक्त बिताना है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। यांगू जाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर जूनो उसके हाथ बांध देता है। यांगू उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि वो उसे छोड़ दे, उसे अपनी बेटी के पास जाना है। इससे गुस्सा होकर जूनो कह देता है कि अगर उसे अपनी बेटी की इतनी ही याद आ रही है तो वो उसे जाकर ले आएगा, फिर सब मिलकर एक साथ वक्त बिताएंगे। ये सुनते ही यांगू घबरा जाती है। अपनी बेटी के बारे में सोचकर अब वो जूनो की हर बात मानने के लिए तैयार थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो यांगू को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। जूनो कहता है कि उसे मेलोड्रामा मूवीज पसंद है, जिसमें लड़की लड़के को मिसअंडरस्टैंड करके पहले तो उससे नफरत करती है, पर फिर बाद में उसी के प्यार में पड़ती है। यही स्टोरी लाइन वो यांगू के साथ सोच रहा था। यानी अभी तो यांगू उसे मना कर रही है, पर उसे यकीन था कि बाद में वो उससे प्यार करने लगेगी। अब वो एक जगह गाड़ी रोककर यांगू से कहता है कि अब वो उसे क्रिसमस का गिफ्ट देगा। उसने बॉस और मिनीसी को बांध कर रखा था। वो बड़ी तेजी में गाड़ी उन तक ले आता, मानो वो उन्हें कुचल देगा, पर फिर ठीक थोड़ी दूर आकर रुक जाता। यांगू उसे रोक रही थी, पर वो ऐसा और 2-3 बार करता है। फिर वो गाड़ी से बाहर आकर यांगू से कहता है कि इन दोनों ने तुम्हें हमेशा परेशान किया है, तो आज उन्हें इसकी सजा मिलेगी। इन दोनों को वो मार देगा। यांगू उसे विनती कर रही थी कि उसने उन दोनों को माफ कर दिया है, तो वो उन दोनों को छोड़ दे। तो जूनो एक गेम स्टार्ट करता है, जिसमें यांगू दोनों में से किसी एक को बचा सकती है। यांगू को डिसाइड करना था कि वो किसे मारे, पर डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो जूनो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि वो बॉस को मारेगा। वो एक रॉड से पीट पीट कर बॉस को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो मिनीसी को फ्री करके कहता है कि अभी तो वो जा सकती है, पर अगर उसने उसे दोबारा देखा तो वो उसे मार देगा। मिनीसी के वहां से जाते ही वो उस जगह को साफ करने लगा। इसी बात का फायदा उठाकर यांगू भी वहां से भाग गई, पर जूनो को पता था कि सारे एग्जिट तो बंद है, तो यांगू भागकर कहाँ ही जा पाएगी, तो वो अपना काम करता ही रहा। यांगू अपने गाड़ी के डिक्की से अपने शूज और एक रॉड निकाल लेती है। तभी वह मिनीसी आती है। सारे दरवाजे लॉक होने के कारण वो कहीं छुप ही नहीं पा रही थी।
वो काफी डर चुकी थी क्योंकि अगर जूनो ने उसे देखा तो वो उसे मार देगा। यह यांगवू उसे हिम्मत देकर कहती है कि अब उन दोनों में से कोई नहीं मरेगा। यांगवू ने जो चाबी चुराई थी वो उसे डोर खोलने भागती है, पर हड़बड़ी में वो चाबी ड्रेनेज में गिर गई। अब उसे निकालना भी पॉसिबल नहीं था और जूनो भी वापस आ रहा था। वो दरवाजा तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो कामयाब नहीं होते। दोनों एग्जिट गेट से भी आवाज लगाते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब मिनिसी पूरी हिम्मत हार चुकी थी, पर यांगू उसे फिर से हिम्मत देकर अंदर ले जाती है। अब चेक करते वक्त उन्हें एक स्टोर रूम का दरवाजा खुला मिल जाता है, पर उसमें सिर्फ एक इंसान की स्पेस थी। पर यहाँ भी मिनिसी सेल्फिश हो गई। मतलब इस लड़की ने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, पर अभी भी तुम्हें अपनी ही पड़ी है। तो यांगो पार्किंग में ही एक पिलर के पीछे छुप कर जूनो पर नजर रखती है। जूनो को यांगो कहीं मिल ही नहीं रही थी, तो वो ऑफिस में जाकर कैमरास चेक कर रहा था। पर यहाँ भी बड़ी चालाकी से सारे कैमरास से बचते हुए यांगो लिफ्ट के अंदर पहुंच गई थी। पर अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। उसे ध्यान में आता है कि लिफ्ट में भी कैमरा था। जूनो ने उसे देख लिया था और वो लिफ्ट को कंट्रोल कर रहा था। पर फिर से यह यांगो दिमाग लगाकर एक ट्रिक करती है। वो लिफ्ट के दरवाजे में उसका शू फंसा देती है, जिससे अब जूनो लिफ्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे गुस्सा आता है। वो कहता है यांगो उसकी फीलिंग्स क्यों नहीं समझती, पर यांगो ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब बाहर नहीं आएगी। जूनो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी एक कैमरा में उसे मिनी सी दिखती है। उसे पता चल गया था कि वो कहाँ छुपी है। अब वो उसे पकड़कर ऑफिस ले आया था। वो यांगो से कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आएगी तो वो मिनीसी को मार देगा। तब यांगो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो बाहर आने के लिए मान जाती है। ऑफिस में जाने पर मिनीसी वहां नहीं थी। जूनो कहता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, तो उसने मिनीसी को छोड़ दिया। अब यांगो समझ गई थी कि अगर उसे वहां से बचकर निकलना है तो उसे जूनो के हिसाब से ही चलना होगा। तो वो उससे प्यार से बात करके उसके हाथ खोलने के लिए मना लेती है। फिर वो अपने पैर में लगी चोट में दर्द होने का नाटक करती है। जूनो उसे दवाई लगा रहा था। इसी का फायदा उठाकर वो अपने पर्स में से पेपर स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में मार देती है। फिर वही रखा एक फिश पॉट उसके सिर में मारकर उसे घायल करके वहां से भाग निकलती है। अब वो पार्किंग गेट पहुंचकर पुलिस को कॉल कर रही थी, पर अंडरग्राउंड होने के कारण वहां रेंज का इशू था। किसी तरह कॉल तो लग जाती है, पर पुलिस को ठीक से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो फोन को एडजस्ट करने में उसके हाथ से मोबाइल फिसल जाता है। वो मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आदमी को आवाज देकर वहां बुला लेती है। वो एक शराबी था। वो उस मोबाइल को उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जूनो को भी होश आ गया था। यांगू ने जो उसके साथ किया उससे वो गुस्सा था। वो कहता है कि उसे तो यांगू के साथ मेलोड्रामा मूवी बनानी थी, पर उसने तो इसे हॉरर मूवी बना दी, तो अब वो देखेगी असली हॉरर। अब सीन यांगू पर शिफ्ट होता है। वो उस आदमी को समझा रही थी कि वो पुलिस को कॉल करे, उन्हें बताए कि उसका किडनैप किया गया है, पर वो आदमी तो बहकी बहकी बातें करे जा रहा था। अब जूनो भी वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही वो आदमी यांगू से नॉर्मल बातें करने लगा। मतलब वो नाटक कर रहा था। उसने यांगू को अपनी बातों में उलझाए रखा ताकि वो वहां से कहीं और ना भागे। इसका मतलब इस सब के पीछे सिर्फ जूनो नहीं है, और भी कई लोग उसके साथ मिले हुए हैं। अब वो आदमी यांगू का मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। जूनो कहता है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया, अब वो ऐसा क्या करे जिससे यांगू को उसके प्यार का एहसास हो। वो ऐसी हरकतों से उसे गुस्सा दिला रही है, और गुस्से में उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। वो कुछ भी कर सकता है। तभी उन्हें पुलिस सायरन सुनाई देने लगता है, तो वो यांगू को एक गाड़ी के डिक्की में बंद करके ऑफिस में जाकर अपने कपड़े बदलने लगता है। पुलिस को यांगू का कॉल आया था, इसलिए वो वहां चेक करने पहुंच गए। सब ठीक करके जूनो पुलिस से मिलता है और बहाना बना देता है कि वो राउंड पर गया था, इसलिए वो वहां लेट पहुंचा। अब पुलिस सारे पार्किंग के फ्लोर्स को चेक कर रही थी। यांगू अंदर से बहुत चिल्ला रही थी, पर जूनो ने बेसमेंट में काफी हाई वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले किया हुआ था, जिससे पुलिस को यांगू की आवाज ना सुनाई दे। अब थोड़ी देर बाद बहुत कोशिश करके यांगू डिक्की से बाहर आ गई, पर देर हो गई थी। पुलिस वहां से जा चुकी थी। वो पुलिस के कार के पीछे भाग रही थी, पर जूनो उसे पकड़ लेता है। वो बहुत गुस्से में था। वो कहता है यांगू उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है। वो उसे मारने ही वाला था। इतने में वहां दूसरा सिक्योरिटी ऑफिसर आता है। वो यांगू को उससे छुड़ाकर पार्किंग गेट की कीज देकर उसे वहां से भागने कहता है। यांगू भागते भागते गेट तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि वो गेट खोले कोई उसे धक्का दे देता है। हम देखते हैं ये तो उसका बॉस है, पर उसे तो जूनो ने मार दिया था। बॉस कहता है कि उसने मरने का नाटक किया था। ये सब उसी गेम का हिस्सा है जो जूनो यांगू के साथ खेल रहा है। यांगू कहती है कि क्या ये कोई प्रैंक या मजाक है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। हम सब मिलकर तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं।
ये सुनते ही यांगू वहां से भागने लगी। तो पीछे से बॉस चिल्लाता है कि क्या वो अभी तक नहीं समझी, वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। बॉस उसे ढूंढ रहा था और यांगू उसे बचकर भाग रही थी। बॉस को यांगू की गाड़ी के पास से आवाज आती है। वो खुश था क्योंकि उसे लगा उसने यांगू को ढूंढ लिया, पर यह भी यांगू का एक प्लान था। वो बॉस के पीछे वाटर पाइप लेकर खड़ी थी। वो पानी की फोर्स से बॉस को इंजर कर देती है। उसे उस वायर के बारे में याद था। अब बॉस भीग चुका था, तो वायर की वजह से उसे करंट लगकर वो बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जूनो वहां पहुंचता है और वो बॉस को होश में ले आया। ये सब यांगू छुप कर देख रही थी। बॉस अब बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है कि अब वो ही यांगू को मार देगा और वो जूनो का भी मजाक उड़ाने लगा कि उसका मेलोड्रामा बनाने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तो गुस्से में आकर जूनो उस पर ही हमला कर देता है। वो कहता है कि ये उसकी स्टोरी है, यहाँ जो वो चाहेगा वही होगा। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो लोग इसी सब की प्लानिंग कर रहे थे। जूनो बॉस पर गुस्सा था क्योंकि फुटेज देखकर उसे पता चल गया था कि बॉस ने यांगू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पर फिर पार्किंग में यांगू को देखकर उन्होंने टॉपिक चेंज कर लिया। अब प्रेजेंट टाइम में बॉस जूनो से माफी मांग रहा था। वो कहता है कि ये सब उसने जूनो के लिए किया ताकि यांगू उससे नफरत करके जूनो के प्यार में पड़ जाए। जूनो कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि इसके लिए मैं तुम्हें माफ करूंगा, और वो इस बार सच में बॉस को मार देता है। अब हम यांगू को देखते हैं जो फिर से जूनो के ऑफिस में आई थी क्योंकि हर दरवाजे की चाबी उसी ऑफिस में थी। उसके पैर पर चोट लगी थी, उससे खून बह रहा था, तो उसी का पीछा करके जूनो भी ऑफिस तक पहुंच जाता है। यांगू एक कबर्ड में छुपी थी और उसके बाजू में ही मिनिसी की लाश पड़ी थी। मतलब जूनो ने यांगू से झूठ बोला कि उसने मिनिसी को जाने दिया। जूनो उसे ढूंढ रहा था। उसे लगता है यांगू स्टोरेज में छुपी होगी, लेकिन वो तो उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था, पर उसमें जूनो को मारने की हिम्मत नहीं थी। तो जूनो ही यांगू को चोक करके मारने लगता है। यांगू बचने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके हाथ में वही शूज आ जाते हैं। वो हिल से उस पर हमला कर देती है, जिसे जूनो दर्द के मारे वही पड़ा रहा। यांगू की होल्डर से एक गाड़ी की चाबी लेकर बाहर भागी और उस गाड़ी को ढूंढने लगी। गाड़ी मिलते ही वो फुल स्पीड में वहां से भागने लगी। उसका प्लान था गाड़ी को पार्किंग गेट से टकरा कर उसे तोड़ देना, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती जूनो उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोनों फुल स्पीड में आगे बढ़ते जा रहे थे। अब टक्कर होने ही वाली थी, पर तभी जूनो गाड़ी मोड़ देता है। दोनों भी गाड़ियां पिलर से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में जूनो को तो ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर यांगू उठ ही नहीं रही थी। जूनो उसके पास जाकर कहता है कि मूवी को एंड करने का वक्त हो गया, पर वो फिक्र न करे। वो यांगू की बेटी को जल्दी उसके पास भेज देगा ताकि वो अकेली न पड़ जाए। ये सुनते ही यांगू आंखें खोलकर गुस्से में सिगरेट बर्नर उसके आंखों में घुसा देती है। वो भागने की कोशिश कर रही थी, पर जूनो उसे दरवाजे से घायल कर देता है। इससे पहले कि वो यांगू को मारे, यांगू वहीं पड़े एक चाकू से जूनो पर हमला कर देती है। फिर उसे हथकड़ी लगाकर वहां से जाने लगती है। यांगू पीछे मुड़कर कहती है कि वो उसे मार नहीं पाया और आज के बाद वो किसी को मार भी नहीं पाएगा। जूनो कहता है कि उसने कैसे मान लिया कि अभी भी वो वहां से नहीं बच सकता और आगे वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। फिर वो उस चाकू को पेट से निकालकर खुद की ही जान ले लेता है। फाइनली यांगू की जान बच गई थी, वो वहां से बाहर निकल पाई। इसके बाद हमें एक ग्रुप चैट दिखाया जाता है, जिसे पढ़कर हमें पता चलता है कि ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। इतने लोगों की मौत हो गई, पर किसी को भी इसका असली रीजन कभी पता नहीं चलेगा। जल्दी ये सब साफ किया जाएगा। हम देखते हैं ये सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया गया था और इस सब के पीछे वही शराबी आदमी था। वो सब एविडेंस मिटाने लगता है। अब हम वॉइस ओवर में सुनते हैं, कुछ लोग कह रहे थे उन्होंने सोचा था उससे भी काफी अच्छी मूवी बन गई। एक लड़की कहती है शायद जूनो सच में यांगू को पसंद करता था, इसलिए पहली बार उसने मेलोड्रामा मूवी बनाने का डिसाइड किया और आखिर में उसने उसके लिए अपनी जान भी दे दी। फिर कुछ लोग यांगू को मारने के लिए कह रहे थे, पर वो आदमी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, वो डिजर्व करती है ये आज़ादी, और वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो कभी भी पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं एक इलीगल वेबसाइट पर इस मूवी को काफी हाई प्राइस में बेच दिया जाता है। यानी जो पहले एक किडनैप लग रहा था वो दरअसल इतना डेंजरस गेम था। ऐसी मूवी बनाने में सोचो कितने पावरफुल लोगों का सपोर्ट होगा, तभी तो इतना बड़ा कांड करके भी वो पकड़े नहीं जाते। और मूवी में तो सब एक्टिंग होती है, पर ये मूवी शूट करने में इन लोगों ने सच में लोगों की जान ले ली। तो गाइस, ये थी वॉचिंग मूवी की कहानी। मुझे आशा है कि आप लोगों को भी ये मूवी पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।